हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2012 का रेगुलर का इशूंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि शेयर्स और डिबेंचर्स होते क्या हैं। देखिए, शेयर्स बेसिकली इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि अगर आपको कंपनी का कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आप उसके शेयर्स खरीदते हो। अब इसमें भी दो तरीके के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं प्रेफर्ड शेयर्स, दूसरे होते हैं कॉमन शेयर्स या जिनको आप ऑर्डिनरी स्टॉक भी कहते हो। ठीक है, तो प्रेफर्ड शेयर्स में बेसिकली होता है कि प्रेफर्ड शेयर्स पे एक परसेंटेज दी हुई होती है, उस परसेंटेज का आपको रिटर्न मिल रहा होता है। ठीक है, अब देखें शेयर्स पे जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और जो डिविडेंड जब कंपनी डिक्लेयर करती है तो सबसे पहले प्रेफर्ड शेयर्स वालों को देती है, क्योंकि इनको प्रेफरेंस हासिल होती है कॉमन शेयर्स होल्डर पर। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है कि जो बचा कुछ जो डिविडेंड होता है वो फिर कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास जाता है। तो ये शेयर्स हैं। ठीक है, आप इसकी अगर आपको डिटेल में जानना है कि शेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करती है, तो उसके लिए मैं जो है सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिबेंचर्स के बारे में। देखिए, डिबेंचर्स जो है वो बॉन्ड की तरह होते हैं। अगर आपको नहीं पता बॉन्ड क्या होते हैं, सो दीज आर बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अच्छा बॉन्ड बेसिकली ये होता है कि आप अगर कंपनी को आप पैसे लैंड करने हैं आपने, ठीक है, मतलब वो उधार देना है कंपनी को, तो कंपनी या कंपनी को उधार लेना है आपसे, तो कंपनी क्या करेगी कि आपको बॉन्ड देगी। ठीक है, अगर जो भी बॉन्ड खरीदता है कंपनी का तो वो बॉन्ड होल्डर होता है, डिबेंचर होल्डर होता है। अब बॉन्ड्स और डिबेंचर में ये फ़र्क होता है कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। जैसे अगर कंपनी कल परसों डिफ़ॉल्ट कर जाती है या बैंकरप्ट हो जाती है तो ये होगा कि आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। आप कंपनी जो अपना एसेट सेल आउट करके उसमें से जितने पैसे होंगे वो पहले बॉन्ड होल्डर्स को देगी। ठीक है, अपनी जितनी भी लायबिलिटी होगी उसको सेटल करेगी कंपनी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप सिक्योर्ड, आपको पता है कि आपकी पेमेंट जो दी हुई अपने जो पैसे लैंड किए हैं कंपनी को वो कहीं नहीं जाने। ठीक है, लेकिन डिबेंचर्स में ये होता है कि अनसिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, इनके अगेंस्ट कोई भी एसेट वगैरह सेल करके कंपनी की पेमेंट नहीं करती। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है या कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो उसका मतलब कि आपकी पेमेंट गई ही, या आपने जो उधार दिया था वो उधार अब वापस नहीं मिलेगा आपको। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है डिबेंचर्स और बॉन्ड में। अब हम बात करते हैं, अब हम मतलब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो द कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट पार एट ₹10 ईच। ठीक है, पार मतलब कि फेस वैल्यू, उसकी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। ठीक है, द बैंक इन्फॉर्म दैट द एप्लीकेशन ऑफ ₹8 लाख वर रिसीव्ड एंड द रिमेनिंग शेयर्स वर इशूड टू अंडरराइटर। ठीक है, अब देखो बेसिकली शेयर को इशू करने का तरीका ये होता है कि कंपनी सबसे पहले बोलती है कि भाई हम ये शेयर इशू करें, मतलब शेयर्स इतने इशू कर रहे हैं। ठीक है, अगर कंपनी जो है वो मतलब पहली दफ़ा पब्लिक जा रही है, यानी कि पहली दफ़ा जो है वो एक प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बनने जा रही है या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है, तो उसको पहले आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है। आईपीओ लॉन्च करने के लिए उसको अंडरराइटर की ज़रूरत पड़ती है। अब अंडरराइटर कौन होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं। तो ये हेल्प करते हैं कंपनी को उसकी वैल्यूएशन करने पर में, और क्या करते हैं कि एक तरीके से पब्लिसिटी जनरेट करते हैं ताकि ये कंपनी जो है अपने शेयर्स सेल कर सके। बाज़ों का ऐसा भी होता है कि जो अंडर राइटर हैं वो पहले कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, और फिर आगे जाके इसको मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है। तो अच्छा, बेसिकली अंडर राइटर या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को काफ़ी लोग मतलब जानते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो तमाम उनकी मतलब जान पहचान होती है उन लोगों से। तो इनको शेयर की नई कंपनी के शेयर्स को सेल करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अच्छा तो अब क्या होता है कि कंपनी जो है वो पहले ये बताती है कि हम ये इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं, जिसको ख़रीदना है वो एप्लीकेशन दे। तो एप्लीकेशन के साथ साथ कंपनी बोलती है भाई पैसे भी दोगे आप। तो क्या होता है कि लोग जो है पहले एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं कंपनी में या कंपनी के बैंक अकाउंट में, और साथ साथ पैसे भी देते हैं। ठीक है, जितने कि उनको शेयर्स चाहिए। अब इस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहते हो कि सब्सक्रिप्शन करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, शेयर्स को सब्सक्राइब करना, इस प्रोसेस को हम ये कहते हैं। और अब क्या होता है कि बाज़ औक़ात कंपनी बोलती है कि हमने जो है 2 लाख शेयर्स इशू करने हैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन होती है वो 2,50,000 शेयर्स की हो जाती है। यानी कि पब्लिक बोलती है भाई हमें चाहिए 2,50,000 शेयर्स, लेकिन कंपनी जो ऑफर कर रही है वो कितने करिए 2 लाख शेयर्स। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो मतलब एक्सेस पेमेंट आ जाती है शेयर्स के अगेंस्ट, 50,000 शेयर्स के अगेंस्ट, वो पेमेंट जो है कंपनी रिफ़ंड कर देती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये एप्लीकेशन का प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से एप्लीकेशन के थ्रू कंपनी शेयर्स इशू कर दे। फिर इसके एप्लीकेशंस को कंपनी जो है मतलब अप्रूव करके उनके अगेंस्ट शेयर्स दे देती है। ठीक है,
तो पहले हम क्या करते हैं कि हम दिखाते हैं कि बैंक के अंदर कितना पैसा आया, ठीक है, फिर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर देते हैं। एप्लीकेशन जब भी क्रेडिट होंगी तो बढ़ेंगी, फिर एप्लीकेशंस को हम डेबिट करते जाते हैं और उनके अगेंस्ट जो जो शेयर्स देने हैं वो देते हैं, और अगर जो पैसा अगर रिटर्न करना है तो वो पैसा रिटर्न करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा है कि कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को 1 लाख ऑर्डनरी शेयर्स पार पर, ठीक है, 10 रुपये पर या फेस वैल्यू पर। फिर लिखा है द बैंक इन्फॉर्म दैट द एप्लीकेशन ऑफ रुपीज़ 8 लाख, ठीक है, 8 लाख वर रिसीव्ड एंड रिमेनिंग शेयर्स वर इशूड टू अंडर राइटर्स। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन करने की ज़रूरत है, ये बेसिकली 1 लाख नहीं है, 10 लाख है, ठीक है। तो कंपनी ने बोला कि 10 लाख शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, लेकिन बैंकर ने इन्फॉर्म किया कंपनी को कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन आई है वो सिर्फ 8 लाख शेयर्स के लिए आई है, और बाकी जो 2 लाख शेयर्स है वो हम खरीद रहे हैं, ठीक है। कि ये आगे लिखा है कि वो रिसीव एंड रिमेनिंग शेयर्स वर इशू टू अंडर राइटर्स, बाकी शेयर जो है वो अंडर राइटर को इशू कर दिए गए, ठीक है। द कंपनी ऑल्सो डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड ₹30,000 टू दी क्या लिखा है, टू द शेयर होल्डर्स। द कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ प्रोस्पेक्टस बेसिकली कहते हैं नज़रिए को, ठीक है। एक बुकलेट होती है पूरी, मतलब बुक होती है, उसके अंदर तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि भाई ये बेनिफिट हैं, ये वो जो भी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर लिखी होती है, प्रोस्पेक्टस। एंड द शेयर सर्टिफिकेट ₹24,000 वॉज पेड बाय द कंपनी, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस को इशू करने पर और शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने पर कंपनी को 24,000 की कॉस्ट आई, जो कि उन्होंने पे की, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, क्योंकि कंपनी के जो है पब्लिक ने सिर्फ 8 लाख शेयर्स खरीदे 10 लाख में, और एक शेयर जो है वो पार पे ख़रीदा जो कि 10 रुपये है। तो ये कितने हो गए, ये आपके हो गए 8। अच्छा, यहाँ पे एक और करेक्शन है, सॉरी, ये एक्चुअली ये 1 लाख ही है, ये जो है वो 80,000 है, इसको मैंने गलती से 8 लाख लिख लिया था, तो ये 80,000 है, ठीक है। तो क्या है कि ये हो गए 80,000, ठीक है, ये 80,000 हो जाएंगे। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 80, तो दैट इज़ 8 लाख। तो 8 लाख आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 80,000 शेयर्स के अगेंस्ट पेमेंट आई, और एक शेयर जो 10 रुपये का है, तो 80,000 शेयर्स कितने रुपए के होंगे, 8 लाख के, ठीक है। अब ये पेमेंट किसके थ्रू आई, एप्लीकेशंस के थ्रू आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशंस आती हैं, एप्लीकेशन के साथ पैसा भी आता है, एप्लीकेशंस ऑफ शेयर्स। और ये एप्लीकेशंस कितने की आई, 8 लाख की आई, ठीक है। और कितने शेयर्स के लिए आई, 80,000 शेयर्स के लिए आई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है कि वर रिसीव द रिमेनिंग शेयर वर इशू टू अंडर राइटर, बाकी जो रिमेनिंग शेयर्स हैं वो अंडर राइटर को दिए गए। लेकिन इसको अंडर राइटर को रिमेनिंग शेयर्स देने से पहले हम ये दिखाएंगे कि इन एप्लीकेशंस के अगेंस्ट जो शेयर्स हमने दिए उनको हम मतलब दिखाएंगे कि वो हमने शेयर्स हमारे यहाँ से गए, और ये एप्लीकेशन जो हमने इतने की क्लोज कर दी, ठीक है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट साइड पे प्लस की साइन के साथ है, यानी कि खुली हुई हैं, तो यहाँ पे इसको हम उठा के डेबिट कर देंगे ताकि ये इतनी अमाउंट से क्लोज हो जाए, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ शेयर्स कितने से खुली हुई थी, 8 लाख से खुली थी, इसको 8 लाख से क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। और उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या करेंगे, शेयर्स, ठीक है, कौन से, ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है, ऑर्डिनरी। और ये कितने के होंगे, 8 लाख के होंगे, ठीक है। यानी कि हमने एप्लीकेशन को क्लोज करके उसका अकाउंट खत्म कर दिया एप्लीकेशन का। ये प्लस 8 लाख थे, ये माइनस 8 लाख हो गए, तो ये माइनस प्लस होकर आपस में 0 हो गया, ठीक है। और ये हमने दिखा दिया कि हमने शेयर्स इशू किए 8 लाख के, यानी कि 80,000 शेयर्स इशू किए, एक 10 रुपये का था, और इस तरीके से हमने 8 लाख वर्थ ऑफ शेयर्स इशू किए, किसको, पब्लिक को। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर राइटर ने जो रिमेनिंग शेयर्स है, रिमेनिंग कितने शेयर्स होंगे, वो 10 लाख माइनस 8 लाख, दैट इज 2 लाख। सो रिमेनिंग जो 2 लाख शेयर्स हैं वो अंडर राइटर ने खरीद लिए, ठीक है। सो जब अंडर राइटर खरीदेगा शेयर, तो क्या होगा कि हमारे पास पैसा आएगा, अंडर राइटर हमें पैसा देगा कि भाई हम ये शेयर्स आपके खरीद रहे हैं, और आप जो है वो इसके शेयर्स के अगेंस्ट पैसे लें, हमसे कैश लें, ठीक है। तो जो भी पैसा आएगा तो क्या होगा कि बैंक जो है वो कंपनी का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब बैंक बढ़ेगा तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे। अब कितने शेयर्स खरीदें, 2 लाख शेयर्स खरीदें, एक शेयर जो 10 रुपये का है, तो ये 20,000 नोट 2 लाख 20,000, क्योंकि ये 80,000 था, मैं अभी भी इसको जो है वो 10 लाख और उसको 8 लाख समझ रहा हूँ। सो सॉरी फॉर दिस गाइस, ठीक है। सो उसको हम ये 20,000 है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, मैंने गलती से थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ठीक है। सो ये 20,000 है, 20,000 × 10 दैट इज़ 2 लाख। सो 2 लाख वर्थ ऑफ शेयर्स जो है वो
बैंक अंडर राइटर ने ख़रीदा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, पैसा आया बैंक से, ठीक है, या अंडर राइटर से, इन्वेस्टमेंट बैंक से, तो जिसकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट, और ये कहाँ गया, बैंक अकाउंट के गया हमारे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में गया हमारे, तो इसको जो है हम बैंक को जो हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि हमारी बैंक बढ़ गई कितने से, 2 लाख रुपये से, क्योंकि यहाँ 20,000 शेयर्स के अगेंस्ट पैसा आया, हर शेयर पे 10 रुपये हमने कमाया, तो ये हो गए टोटल मिलाकर 20,000 शेयर्स के 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पे हमारे यहाँ से क्या गया, शेयर्स गए, ठीक है। तो जिसके वजह से शेयर्स को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, कितने के गए, 2 लाख रुपए के शेयर्स गए, ठीक है। तो ये यहाँ तक कहानी हमने सॉल्व कर ली है, ठीक है, अंडर राइटर तक। फिर आगे लिखा है कंपनी ऑल्सो डिक्लेयर कैश डिविडेंड 30,000 टू द शेयर होल्डर। देखो बेसिकली कंपनी क्या होती है कि कंपनी के पास एक अकाउंट होता है, परमानेंट अकाउंट होता है, जिसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। अब इसमें कंपनी की मंथली अर्निंग्स जितनी भी होती हैं वो सब इसके अंदर ही क्लोज होती हैं, ठीक है, या ये हाँ क्लोज होती हैं। जैसे प्रॉफिट वगैरह हो गया वो भी इसके अंदर क्लोज होगा रिटेन अर्निंग के अंदर। रिटेन अर्निंग जो है वो कंपनी के इक्विटी सेक्शन में आता है बैलेंस शीट के। जैसे कंपनी पहले आता है स्टॉक होल्डर इक्विटी, फिर नीचे एक आता है रिटेन अर्निंग्स, ठीक है, फिर आते हैं ट्रेजरी स्टॉक्स और ये तमाम चीज़ें, ठीक है। तो ये जो है इक्विटी सेक्शन में आता है बैलेंस शीट के, और इसमें से कंपनी जो है बेसिकली तमाम चीज़ें दे रही होती हैं, जैसे कंटीजेंसीज के लिए रखना रिजर्व्स, या प्लांट एक्सटेंशन के लिए रिजर्व रखना, या स्टॉक डिविडेंड देना, या कैश डिविडेंड देना। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो रिटेन अर्निंग से होती हैं, ठीक है। फिर ये तमाम चीज़ें देने के बाद जो कंपनी के पास कैश बच जाता है उसको हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो, ठीक है। उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल जो है इस वीडियो को जारी रखते हैं, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या एंट्री बनाओगे कि सबसे पहले तो आपका रिटेन अर्निंग जो है, क्योंकि ये एक इक्विटी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट की तरह रिएक्ट करता है, तो इस ऑब्वियसली जब इसके अंदर से पैसे निकालोगे तो ये अकाउंट घटेगा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग जब भी घटता है तो आप उसको डेबिट करते हो। तो रिटेन अर्निंग को यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। कितने से करोगे रिटेन अर्निंग को डेबिट, जितने के पैसे आपने निकाले इसमें से स्टॉक कैश डिविडेंड देने के लिए, ठीक है। सो कैश डिविडेंड हमने कितने का दिया, फिर से देख लेते हैं, 30,000 रुपीज़ का, ठीक है। सो 30,000 रुपीज़ आप इसमें से निकालोगे रिटेन अर्निंग में से, ठीक है। 30,000 इसमें से निकल गए, और उसका आपने क्या कर दिया, कैश डिविडेंड दे दिया, कैश डिविडेंड, ठीक है। सो कैश डिविडेंड आ गया आपका 30,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, फिर भी लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन प्रोस्पेक्टस एंड शेयर सर्टिफिकेट ₹24,000। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे गौर करना कि इसमें लिखा हुआ है कि डिक्लेयर किया है कैश डिविडेंड, पे नहीं किया है, तो उसका मतलब कि ये क्या होगा, पेबल होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम एक पेबल भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी एंट्री में कहा गया है कि प्रोस्पेक्टिव्स के या सर्टिफिकेट के कुछ हमें कॉस्ट आई। तो अच्छा ये जो कॉस्ट होती है जब कंपनी पहली दफ़ा पब्लिक जाती है, उस पब्लिक जाने के लिए जो कॉस्ट कंपनी को पड़ती है उसको हम बेसिकली एक नाम देते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का, ठीक है। अब ये क्या होता है, बेसिकली अच्छा मैं बता रहा था कि ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी एक्सपेंस होता है, यानी कि कंपनी जब शुरुआत मतलब कंपनी जब बनी तो उस कंपनी को बनने में क्या क्या एक्सपेंसेस आए, सो दैट इज़ व्हाट द इंट्रोडक्टरी एक्सपेंसेस आर, या प्रीलिमिनरी, ठीक है, एक्सपेंसेस आर। तो इसकी बेसिकली प्रोनाउंसिएशन तो मुझे नहीं आती, लेकिन स्पेलिंग आती है। तो स्पेलिंग कुछ इस तरीके से प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये कितने के हैं, 24,000 के हैं, ठीक है। और ये जो हमने कैश पे किया, बाज़ वक़्त कंपनी इनको शेयर्स देकर भी पे करती है, ठीक है। जैसे कि प्रीलिमिनरी कोई जो एक्सपेंसेस आए और उनके अगेंस्ट कंपनी ने कैश नहीं दिया बल्कि शेयर से उनकी अदाई मतलब पेमेंट की, ठीक है। सो ये जो है आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.